पूरा बांग्लादेश आज जलने की कगार पर खड़ा है। कई स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स तो कई पुलिस वाले अपनी जान गंवा बैठे और हजारों की तादाद में लोग इंजर्ड हो चुके हैं। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भी रिजाइन कर दिया है अपने प्राइम मिनिस्टर पद से और अपनी जान बचाकर इंडिया आ चुकी हैं। चलिए जानते हैं इस सब बखेड़े के पीछे क्या राज छुपा है। ये बात हाल फिलहाल की नहीं है, ये बात है कई सालों पुरानी। बात करते हैं बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में। बांग्लादेश की हिस्ट्री एक जबरदस्त कहानी है जिसमें कल्चरल रिचनेस, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन का स्ट्रगल सब कुछ शामिल है। 1971 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद देश को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरा बंगाल जो अब बांग्लादेश है, पुराने जमाने से एक मेजर सिविलाइजेशन सेंटर रहा है। ये मौर्य और गुप्ता एम्पायर्स के अंडर थ्राइव किया और बाद में बंगाल सल्तनत और मुगल एम्पायर के अंडर भी। मुगल पीरियड के दौरान बंगाल काफी प्रॉस्पेरस और कल्चरली रिच था। इसका आर्ट, लिटरेचर और इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था। लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के साथ जब लेट 18th सेंचुरी में बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश कंट्रोल आया, तब सब कुछ बदल गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश डायरेक्ट रूल ने ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए जिससे बंगालीज को बहुत सफर करना पड़ा। उन्हें फेमाइंस और इकोनॉमिक डेप्रीवेशन का सामना करना पड़ा। चलिए जानते हैं कि फेमाइंस और इकोनॉमिक डेप्रीवेशन का असली मतलब होता क्या है। फेमाइंस तब होते हैं जब एक बड़े एरिया में लोगों के पास खाना नहीं होता, यानी एक्सट्रीम फूड स्कार्सिटी। ये सिचुएशन तब बन सकती है जब एग्रीकल्चर फेल होता है, कोई नेचुरल डिजास्टर होता है या इकोनॉमिक पॉलिसीज फूड सप्लाई को इफेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे 1943 के बंगाल फेमाइन के बारे में। इस फेमाइन की वजह से लगभग काफी लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोगों को एक्सट्रीम स्टारवेशन का सामना भी करना पड़ा था। ब्रिटिश रूल के दौरान भी बंगाल में मैसिव फूड शॉर्टेज हो गई थी। इसके पीछे काफी रीजंस थे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, राइस डिस्ट्रीब्यूशन का मिसमैनेजमेंट और मॉनसून की कमी। अब समझते हैं इकोनॉमिक डेप्रीवेशन को। इकोनॉमिक डेप्रीवेशन तब होती है जब लोगों के पास बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते, जैसे कि एक अच्छी हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये कंडीशन तब बन सकती हैं जब इकोनॉमिक पॉलिसीज या सिस्टम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को निग्लेक्ट करते हैं या उनके इकोनॉमिक ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 90th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान बंगाल में इकोनॉमिक डेप्रीवेशन काफी बढ़ गया। ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज के थ्रू बंगाल के लोकल इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और रॉ मटेरियल्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया था। इस वजह से लोकल क्राफ्ट्समैन और फार्मर्स की इनकम बहुत कम हो गई और उन्हें बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। इस इकोनॉमिक डेप्रीवेशन ने बंगाल के लोगों को पुअर और डिपेंडेंट बना दिया, जिससे बाद में फेमाइंस और पॉवर्टी की सिचुएशन और भी बढ़ गई। ये एग्जांपल्स ये दिखाते हैं कि फेमाइंस और इकोनॉमिक डेप्रीवेशन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और कैसे कॉलोनियल पॉलिसीज और गवर्नेंस का इफेक्ट डायरेक्टली लोकल पॉपुलेशन की वेलबींग पर पड़ता है। 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया पार्टीशन हुआ, तब बंगाल का ईस्टर्न पार्ट बना ईस्ट पाकिस्तान और वेस्टर्न पार्ट बना वेस्ट बंगाल। इस पार्टीशन के साथ ही वायलेंस और मिलियंस की फोर्स माइग्रेशन भी शुरू हो गई, जिससे फ्यूचर टेंशन्स की फाउंडेशन बनी। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच डिस्पैरिटी दिन ब दिन बढ़ती गई, पॉलिटिकल और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से। ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली स्पीकिंग लोग वेस्ट पाकिस्तान के उर्दू स्पीकिंग इलाइट लोगों के सामने इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज फील करने लगे। क्राइसिस ने 1970 में क्लाइमैक्स रीच किया जब अवामी लीग पार्टी शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में नेशनल इलेक्शंस जीत गई। लेकिन वेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कमांडर इन चीफ याहिया खान ने पावर देने से मना कर दिया। इससे डिसकंटेंट बढ़ गया और अल्टीमेटली 25 मार्च 1971 को लिबरेशन वॉर स्टार्ट हुआ, जब पाकिस्तानी मिलिट्री ने ढाका और ईस्ट पाकिस्तान के दूसरे शहरों पे ब्रूटल क्रैकडाउन शुरू किए। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान मैसिव एट्रोसिटीज और लॉस ऑफ लाइफ हुआ, जिसे इंटरनेशनल अटेंशन मिला और इंडिया ने दिसंबर 1971 में मिलिट्री इंटरवेंशन किया। ये वॉर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फोर्सेस के सरेंडर के साथ खत्म हुआ और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। नए देश के वॉर टॉर्न इकोनॉमी को रीबिल्ड करना था और डाइवर्स पॉपुलेशन की नीड्स को एड्रेस करना था। हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को एड्रेस करने और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को अपॉर्चुनिटीज देने के लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में कोटा सिस्टम इंप्लीमेंट किया। बांग्लादेश का एम्प्लॉयमेंट कोटा सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कि हिस्टोरिकल और सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने के लिए बना। 1971 में इंडिपेंडेंस के बाद इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया
ताकि बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर के फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स, एथनिक माइनॉरिटीज, वुमेन, पीपल विद डिसेबिलिटीज और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज लोगों को भी पब्लिक सेक्टर जॉब्स में फेयर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ये कोटाज ऐसे सेट किए गए जैसे फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स को 30% जॉब्स, एथनिक माइनॉरिटीज को 5% जॉब्स, वुमेन को 15% जॉब्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को 1% जॉब्स और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप को भी स्पेसिफिक कोटास दिए गए। इनका एम ये था कि जो लोग हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज हुए हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले और नेशन को रीबिल्ड किया जा सके। लेकिन टाइम के साथ सिस्टम को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। लोगों का कहना था कि कोटा सिस्टम का मिसयूज हो रहा है, जहां कुछ लोग जो एक्चुअली इन ग्रुप्स का पार्ट नहीं है वो लोग भी इस सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना था कि कोटा सिस्टम पे फोकस करने से मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट की जरूरत कम हो गई, जो कि पब्लिक सेक्टर की क्वालिटी और इफेक्टिवनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। ये प्रॉब्लम 2018 में बड़े स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट की वजह बन गई, जहां स्टूडेंट्स ने कोटा सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और कहा कि रिफॉर्म्स की जरूरत है और उन्हें कोटास को कम करने और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन पर ज़्यादा फोकस देने की डिमांड की, ताकि बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके और डिजर्विंग लोगों को भी मौका मिल सके। अब बात करते हैं बांग्लादेश के करंट हालातों के बारे में। कुछ दिनों पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अगस्त 4 को प्रोटेस्ट और बढ़ गया और प्रोटेस्टर्स ने ढाका के लिए फाइनल प्रोटेस्ट के लिए मार्च कॉल किया, जिसने गवर्नमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन को और भी बड़ा कर दिया। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस के अकॉर्डिंग प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट बिल्डिंग में घुस गए और चीजें ले गए। कुछ लोग पार्लियामेंट हॉल के चेयर्स पे बैठे और स्मोकिंग करते हुए नजर आए। एक और ग्रुप गाना भवन में घुस गया, वहां लूट मार की और लाइव एनिमल्स और फर्नीचर के साथ पोज करते हुए देखे गए। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के आड़ में कुछ एंटी नेशनल कम्युनिटी के लोग स्टूडेंट बनकर बांग्लादेश के हिंदुओं पर भी अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश में जगह जगह तालिबान के झंडे भी लहराए गए। प्रोटेस्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंट को भी ट्रैश कर दिया है। शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को भी वेंडलाइज किया, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया था, और उनके म्यूजियम को भी आग लगा दी गई। रूलिंग अवामी लीग पार्टी के ऑफिस में भी तहस नहस मचा दी और कुछ ऐसी शर्मनाक हरकतें जैसे कि शेख हसीना के घर में घुसकर तोड़फोड़ करना और उनके प्राइवेट और पर्सनल स्पेस को डिस्ट्रॉय करना, यहां तक कि इन शैतानों ने उनके अंडरगारमेंट्स को भी नहीं छोड़ा। यहां सिर्फ मर्द जात की बात नहीं हो रही है, बल्कि इस प्रोटेस्ट में बहुत सी औरतें भी शामिल थी, जिन्होंने भीड़ का फायदा उठा के शेख हसीना के घर से उनके लग्जरी आइटम्स भी चुराए हैं और उनका खुलेआम पब्लिक में शो ऑफ करा। यहाँ तक कि कुछ भूखे लोगों ने उनके घर में घुसकर बहुत अच्छे से नाश्ता पानी भी किया और यहाँ तक कि हाउस टूर देते हुए व्लॉगिंग भी की। ये सब बातें तो कुछ भी नहीं है। शेरपुर डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न बांग्लादेश में स्टूडेंट्स की आड़ में कुछ एंटी नेशनल लोगों की भीड़ ने वहां की डिस्ट्रिक्ट जेल में घुसकर 500 से ज्यादा खतरनाक अपराधियों को आजाद कर दिया। ढाका और बाकी बांग्लादेशी सिटीज में अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बांग्लादेश आर्मी ने कुछ दिनों के लिए देश की पावर को अपने हाथों में लिया है और लोगों से वायलेंस बंद करने की अपील की है। एक इंटरिम गवर्नमेंट जल्दी बनने की उम्मीद है और नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनिस को इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर बनाने की बात चल रही है। लेकिन ये खून खराबा अभी शांत नहीं हुआ है। खुलना में एक मॉब ने कोयरा उपजिला परिषद चेयरमैन और उपजिला अवामी लीग प्रेसिडेंट जीएम मोहसिन रेजा को मार दिया। नावगांव में कुछ लोगों ने फूड मिनिस्टर साधन चंद्रा मजुमदर के रेजिडेंस को वेंडलाइज किया और मशरफे बिन मुर्ताजा के घर को तोड़ा और उसमें आग लगा दी। बांग्लादेश की मिलिट्री ने कर्फ्यू लिफ्ट करने का अनाउंसमेंट किया है। जुलाई में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे, जिसमें स्टूडेंट्स ने 1971 के इंडिपेंडेंस वॉर के पार्टिसिपेंट्स के रिलेटिव्स के जॉब कोटास को अबॉलिश करने के लिए डिमांड की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 21 को जॉब कोटास को दोबारा इंट्रोड्यूस करने के अगेंस्ट रूलिंग दी थी, लेकिन प्रोटेस्ट चलते रहे और फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रन के लिए जॉब रिजर्वेशन खत्म करने की डिमांड होती रही। लेकिन ढाका ट्रिब्यून के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ने ढाका में इंटरसेप्ट किया और लूटेड आइटम्स जैसे एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, चेयर्स, टेबल और कंप्यूटर्स को कन्फिस्केट किया, जो लोग गाना भवन से ले जा रहे थे। शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बाद एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के लीडर्स ने नोबेल लॉरिएट डॉक्टर मोहम्मद यूनिस के साथ एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रपोजल तो दिया है। बांग्लादेश के ऑनगोइंग चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने भी इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। अब या तो बांग्लादेश आबाद होगा या तो बर्बाद। लेकिन इस प्रोटेस्ट से जो सबसे ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं वो है बांग्लादेश की मासूम जनता।
जिनका इन दंगों से कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी उन्हें सताया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसे में उन लोगों के पास इंडिया में माइग्रेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, और ऐसा में वहाँ के लोकल मुस्लिम्स और हिंदुओं को इंडिया में आना ही होगा। ऐसे में कई यंगस्टर्स सोशल मीडिया पर बांग्लादेश में चल रहे दंगों का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को पता होना चाहिए कि किसी के बुरे हालातों का मजाक उड़ाने से पहले अपने हालातों को गौर से देखना चाहिए, क्योंकि एक इंसान जितना ज़्यादा अंदर से दुखी होता है वो उतना ही ज़्यादा बाहर की दुनिया में हो रही छोटी से बड़ी चीज़ों में अपना एंटरटेनमेंट ढूंढता है। एक सच्चा इंसान हमेशा दूसरों की मदद करता है, ना कि मुश्किल के समय पर सामने वाले की टांग खींचता है। मैं अपने चैनल लर्न फनाइट की तरफ से सभी यंगस्टर से अपील करना चाहूँगा कि घर बैठे बैठे इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करना बंद कीजिए और अपने सोशल मीडिया पर फालतू के कंटेंट को शेयर करना भी बंद कीजिए। अगर सोशल मीडिया का सही यूज़ करना भी है तो उस पर पॉजिटिविटी फैलाइए और अपने घर के आसपास पेड़ ज़रूर उगाइए। जय हिंद।